भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है यूपी टेट परीक्षा के लिए हम सीडीपी का कोर्स रन कर रहे थे और ये सीडीपी का कोर्स ना आपके यूपी टेट, आपके रीट, आपके सुपर टेट सभी एग्जाम्स में फायदेमंद साबित होगा। और इसमें हम 8th लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम अधिगम क्या था, अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, अधिगम किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अभी हम अधिगम की कुछ विधियां पढ़ने वाले हैं। कुछ प्रभावशाली विधियां हैं अधिगम की जिनके द्वारा अधिगम कराया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये तो छोटा टॉपिक है, इसके बाद हम थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है अधिगम में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो छोटे छोटे 2 टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको और किस सब्जेक्ट्स की क्लासेस चाहिए, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए। ठीक है, जिससे हमें पता लगता रहे कि आपको और कौन से सब्जेक्ट्स की क्लासेस चाहिए, क्योंकि मैथ्स की क्लासेस भी चल रही हैं, है ना। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लें। सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियों में आपको पता होगा कि ये सारी विधियां हैं और इन्हीं से अधिगम होता है और काफी इजी हैं। जैसे इसमें सबसे पहले है करके सीखना। अधिगम की कौन सी विधियां हैं जिसमें बालक खुद से करके सीखता है, प्रत्यक्ष रूप से वो कार्य को करने में भाग लेता है, वो सबसे ज्यादा बेहतर होती है। तो करके सीखना तो आपको भी पता है। ठीक है, बालक कार्य को जितना जल्दी स्वयं करके देखेगा उतना जल्दी उस कार्य को वो सीखेगा, है ना, और गलतियां भी कम करेगा। तो ये विधि तो आपको पता है। आगे है अनुकरण द्वारा सीखना। एक बच्चा अनुकरण द्वारा भी सीखता है, क्योंकि बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं जिसमें शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था को अनुकरण व दोहराने की अवस्था क्यों कहती हैं, क्योंकि बालक उसमें अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है ना। तो अनुकरण यानी कि दूसरों को देखकर सीखना, एक तरह का ये भी सीखना है ना। तो ये भी आपको पता ही होगा, ये सारी चीजें आपको पता होगा। बालक कैसे सीखता है, खुद से करके सीखता है, दूसरों का अनुकरण करके सीखता है और परीक्षण करके सीखता है। कोई भी चीज का खुद से परीक्षण करेगा। ये परीक्षण कहाँ पर होता है, विज्ञान में होता है, साइंस लैब होती है ना, कंप्यूटर लैब होता है, गणित में होता है, सवालों को खुद से करके देखता है। तो एक परीक्षण विधि भी है कि परीक्षण करके सीखना। बालक खुद से चीजों का परीक्षण करता है, उसी को हम परीक्षण करके सीखना कहते हैं, है ना। तो इस तरह से भी बालक सीखेगा। इसके अलावा आगे है निरीक्षण करके सीखना। देखिए, परीक्षण अलग है, निरीक्षण अलग है। निरीक्षण का क्या मतलब होता है, कोई वस्तु आपने उसके सामने रख दी, उस वस्तु को बालक छुएगा, उसको देखेगा, उसके बारे में बात करेगा और अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा, जिससे क्या है, उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो इसी चीज को हम निरीक्षण कहते हैं। निरीक्षण यानी कि सर्वे कर रहा है बच्चा केवल। परीक्षण में क्या है, खुद से किसी चीज को बना रहा है ना। बच्चे से ड्राइंग बनाने को बोलेगे कि आप बोलोगे कि उसको आप एप्पल की ड्राइंग बनाओ, तो उसमें बच्चा एप्पल की ड्राइंग बना रहा है, खुद से सीख रहा है। फिर उसको आपने एप्पल की ड्राइंग बनी बनाई दिखा दी, फिर वो देख रहा है उसको किस तरह से बनाई गई है, ये कौन कौन से कलर इसमें यूज करे गए। वो होता है निरीक्षण। खुद से करना होता है परीक्षण और उसको ऑब्जर्व करना होता है निरीक्षण, सर्वे करना। तो इन सभी विधियों के माध्यम से बालक सीखता है ना। याद रखेंगे, एक तो बालक करके सीखता है खुद से, अनुकरण के द्वारा सीखता है दूसरों को कॉपी करके, परीक्षण करके सीखता है खुद से, निरीक्षण करके सीखता है, और कैसे सीखता है, एक विधि है प्रोजेक्ट विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है और वे किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। यानी कि 5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा और उनसे कोई एक काम करवाया जाएगा। इसमें बालक सहयोग की भावना सीखते हैं, सहानुभूति का विकास होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से भी बालक सीखता है और अधिगम की ये भी एक प्रभावशाली विधि है ना। तो ये सारी विधियां हैं। जैसे प्रोजेक्ट विधि के कितने सोपान होते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। प्रोजेक्ट विधि के कितने सोपान हैं, यानी कि प्रोजेक्ट विधि कितने स्टेप्स में कंप्लीट की जाती है, इसका जवाब आप लोग देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 3, 4, 5 या फिर 6। प्रोजेक्ट विधि के कितने सोपान होते हैं, कितने स्टेप्स में की जाती है, 3, 4, 5, 6, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और उनको एक्सप्लेन भी कर देना कौन कौन से सोपान, अगर आपको नाम याद है तो ये कुछ अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं जिनसे अधिगम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक है सम्मिलन एवं विचार गोष्ठी विधि। ये भी एक तरह की विधि है। इसमें क्या होता है
कि बहुत सारी छात्रों को एकत्रित कर लिया जाता है, किसी एक टॉपिक पर वाद विवाद करते हैं वो, है ना, विचार विमर्श करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो इससे भी तो बालक सीखेगा, है ना। तो कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, आपने देखा होगा, अब स्कूल्स में कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए जाते हैं, उन कॉन्फ्रेंस हॉल में बच्चों से कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें बच्चे डिबेट करते हैं, किसी एक टॉपिक पर बच्चे डिबेट करते हैं। तो वाद विवाद करना, डिबेट करना, इन सब चीजों से भी बालक सीखता है। इसको बोलते हैं सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि, है ना। हमारे स्कूल में कॉन्फ्रेंस हॉल है ना, तो वहां पर हम देखते हैं, वहां पर जैसे लेक्चर देना होता है, बच्चों से डिबेट करानी होती है, वो सारी चीजें हम करवाते हैं बच्चों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गई आपकी अधिगम की प्रभावशाली विधियां। अब हम प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें 8 से 10 सिद्धांत हैं और एक एक करके सारे सिद्धांतों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि, अच्छा कोई भी सिद्धांत होगा ना पूरे अधिगम में, जितने भी सिद्धांत मैं आपको कराऊंगा, उनका मतलब यह है कि बालक उन सिद्धांतों के अनुसार ही कुछ सीखता है। यह सिद्ध किया है मनोवैज्ञानिकों ने, किसी ने किसी तरह से सिद्ध किया है, किसी ने किसी सिद्धांत से सिद्ध किया है, सबने यही सिद्ध किया है कि बालक सीखता कैसे है। तो इसी में ये है थॉर्नडाइक, मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक, इन्होंने बोला है कि बालक प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अनुसार सीखता है, यानी कि बच्चा प्रयास करता है, गलती करता है और फिर सीखता है। इसके लिए इन्होंने एक बिल्ली को पिंजरे में बंद करके पूरा एक्सपेरिमेंट किया। आप सबको ये एक्सपेरिमेंट पता होगा, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, यहां पर एक स्टेपनी लगा दी, है ना। अब बिल्ली ने प्रयास किया, इधर उधर कूदती रही, उसका पैर इस पे पड़ गया, यहां से इसका दरवाजा खुल गया, है ना। तो ये उसने प्रयास किया, त्रुटि की, फिर ये यहां से बाहर निकल पाई, यानी कि इसने सीख लिया बाहर निकलना। तो इसी तरह से हम इस सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, यूपी टेट के लिए अगर आपको किसी पब्लिकेशन की बुक्स चाहिए तो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स बेस्ट होती हैं। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी इनको परचेज कर सकते हैं। इसमें देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर 2020 का भी हल है, 2018 का भी हल है, और इसकी प्लेलिस्ट देखिए, विषय सूची देखिए, सारे टॉपिक्स इसमें कवर करवाए गए हैं, है ना। इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, सारी चीजें आपको पता होंगी। ये जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसके अन्य नाम है कुछ, यानी कि और इनको दूसरे नामों से बुलाया जाता है। कौन कौन से नाम है? उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या उद्दीपक है, क्या अनुक्रिया है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल, यानी कि प्रयत्न करेगा बच्चा, भूल करेगा, वही बात है, प्रयास त्रुटि बोल देगा या फिर प्रयत्न एवं भूल बोल देगा, बात एक ही है। अधिगम का बंद सिद्धांत भी इसको कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अब देखिए, अधिगम का बंद सिद्धांत इसको कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत इसको कहते हैं, ये सारे इसी के नाम है। अलग अलग लैंग्वेज में बताया गया है, अलग अलग नाम इसके दिए गए हैं, लेकिन बात कौन सी है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात कर रहा है। इसके जनक कौन है? जैसे कोई भी शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, यहाँ पर थॉर्नडाइक ही होगा, इसके जनक है थॉर्नडाइक। ठीक है, इसके जनक कौन है? थॉर्नडाइक। और यहां पर जैसे कोई भी सिद्धांत हो तो उसका प्रतिपादन किया जाता है, कोई भी सिद्धांत हो उसको बनाया नहीं जाता, उसका प्रतिपादन किया जाता है। कोई भी सिद्धांत कब बनता है? जब बहुत बार वो उसी रिजल्ट पर खरा उतरे, यानी कि बार बार लगातार, अगर 100 बार भी उसको आप प्रयोग करोगे, आप उसको 1000 बार 10,000 बार भी प्रयोग करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। और यही सब सिद्ध हो जाता है, रिजल्ट सेम आता है, तो वो चीज क्या है? प्रयोग। वो क्या है? सिद्धांत बन जाता है। तो इसके जनक हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, कौन है? थॉर्नडाइक। इन्होंने प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, मैंने आपको बताया, एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे में ही एक हुक लगा दिया, जिस पर पैर पड़ने पर उसका पिंजरा का जो दरवाजा है वो खुल जाता था और बिल्ली अपना जो मछली है, बाहर रखी मछली है, उसको खा लेती थी। फिर बिल्ली ने इस तरह करते करते बिल्ली को पता लग गया, यानी कि प्रयत्न किया उसने, फिर भूल की, यानी कि प्रयास किया, त्रुटि की, उसको पता लग गया कि इस हुक पर पैर रखने पर ही मुझे गेट खुलेगा और मुझे खाना मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा,
थॉर्नडाइक की एक पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। थॉर्नडाइक की एक पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, इनकी पुस्तक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, है ना। तो ये आप याद रखेंगे जरूर, ठीक है। इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी। चलिए अब देखिए यहां पर मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। उद्दीपक का मतलब होता है जैसे कोई भी वस्तु जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है ना, उसको बोलते हैं उद्दीपक। जैसे मैं रूम में हूं, रूम में बैठा हूं और मुझे रूम में मान लीजिए मैं खड़ा हूं और मुझे एक चेयर दिख गई, तो वो चेयर क्या है, उद्दीपक का काम करेगी, है ना, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है, मुझे प्रेरित कर रही है वो अपने पास बैठने के लिए। मुझे गर्मी लग रही है, ऊपर पंखा है, तो पंखा क्या है, उद्दीपक है। दुनिया में हर चीज उद्दीपक है, याद रखना, ठीक है। जो भी आपको, जैसे आपका मोबाइल है वो उद्दीपक है, जो इंटरनेट उद्दीपक है, सारी चीजें जो आपके आसपास मौजूद हैं सारी चीज क्या है, उद्दीपक है। आपको भूख लगी, जो खाना है वो उद्दीपक है आपके लिए, है ना। चलिए, और अनुक्रिया क्या है, जो हम अनुक्रिया कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं उद्दीपक के लिए, वो अनुक्रिया है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसको एसआर बॉन्ड इसलिए बोला गया था क्योंकि स्टिमुलस, सबसे पहले थॉर्नडाइक ने ये सिद्ध किया था कि थॉर्नडाइक ने सबसे पहले मछली रखी थी उसके सामने, ठीक है, तो उसको उद्दीपक बोला गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्ली के सामने जो मछली रखी है वो क्या है, उद्दीपक है, वही तो उसको क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रही है। मेरे सामने पंखा लगा है और मैं क्या है, वो पंखा उद्दीपक है, तो वो पंखा जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वो मुझे क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है ना, पंखा स्टार्ट करने के लिए, तो वो मेरे लिए उद्दीपक है। ऐसे ही जो मछली थी वो क्या है, उद्दीपक थी उसके लिए, ठीक है। और जैसे इसको बोलते हैं उद्दीपक को स्टिमुलस इंग्लिश में, और उसके प्रति जो अनुक्रिया की जाती है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। यानी कि पहले मछली रखी, फिर बिल्ली ने प्रतिक्रिया करी, तो इसी को, मछली को बोला गया है स्टिमुलस, उसने जो प्रतिक्रिया करी उसको बोला गया है रिस्पॉन्स। इसलिए यहां पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड भी इसको इसलिए कहते हैं, ठीक है। इसको एक तरफ लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इतना याद रखिएगा हर एक सिद्धांत से, यहां पर थॉर्नडाइक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, प्रयास एवं त्रुटि से। वो प्रयास करेगा, गलती करेगा, फिर सीखेगा, है ना। जैसे जो बिल्ली है उसने खाना पाया, ऐसे ही बच्चा क्या है, प्रयास करेगा, गलती करेगा, फिर वो सीख जाएगा कि इस सवाल को मुझे कैसे करना है। यही सिद्धांत ये बताता है। और इसमें कुछ एक वो आपको बता देता हूं, इसका एक क्रम है। जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था उसका एक क्रम इन्होंने निर्धारित किया था कि एक क्रम में चीजें होती हैं। जैसे यहां पर बिल्ली को सबसे पहले भूख लगी होगी, बिना भूख के कोई भी ना वो क्रिया करेगी, है ना। जैसे बिल्ली को मान लीजिए भूख नहीं है, उसके सामने आपने मछली रख दी, वो देखेगी भी नहीं उसकी तरफ, ठीक है, ना ही कोई क्रिया करेगी। तो सबसे पहले चालक का होना जरूरी है, इसलिए थॉर्नडाइक ने भूख को चालक बताया, जो स्टार्टिंग कर रहा है सब चीज की। तो भूख क्या है, चालक है, उसी के बाद सारी चीजें होंगी। जैसे हमने अधिगम में पढ़ा था ना, अधिगम कब होगा, एक सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कोई ना कोई उसके पीछे उद्देश्य जरूर रहा होगा, बिना किसी उद्देश्य के अधिगम नहीं होगा। ऐसे ही क्रिया होगी ही नहीं, ना बच्चा सीखेगा जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा। तो यहां पर उद्देश्य यानी कि चालक क्या है, यहां पर भूख को रखा गया। जब तक भूख नहीं होगी वो बिल्ली हिलेगी भी नहीं, पिंजरे में डाल दोगे पेट भर के तो पिंजरे में ही पड़ी रहेगी, ठीक है। यहां पर फिर उसका चालक, जैसे भूख है, उसको भूख लगी, उसका लक्ष्य था मछली। फिर अवरोध, एक अवरोध क्या था उसके बीच में, मछली और उसकी भूख के बीच में अवरोध क्या था, पिंजरा। तो देखिए पेपर में आपसे किसी भी तरह की एक सिचुएशन दे देगा या फिर डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि बिल्ली की भूख और जो मछली है उसके बीच में अवरोध का कार्य कौन कर रहा था, तो वो पिंजरा कर रहा था। कि कौन कर रहा था, पिंजरा। कोई भी एक सिचुएशन दे देगा, ठीक है। फिर इसके बाद अनियमित अनुक्रिया करेगा होगी, इसके बाद फिर संयोगवश सफलता उसको मिलेगी। अनियमित अनुक्रिया यानी कि वो पिंजरे में इधर उधर उछल कूद कर रही थी बिल्ली, उसको अनियमित अनुक्रिया बोला गया है। यानी कि अनुक्रिया तो हो रही है लेकिन नियमित नहीं है, कैसी है, अनियमित है। फिर संयोगवश उसको सफलता मिली, है ना, संयोगवश सफलता यानी कि उस हुक पर उसका पैर पड़ गया। इसके बाद सही अनुक्रिया का चयन किया उसने, उसको पता लग गया कि इस हुक पर मुझे पैर रखना है। फिर उसने ये दृढ़ीकरण कर लिया, यानी कि दृढ़ीकरण आ जाता है बाद में, लास्ट में क्या है, दृढ़ीकरण आ जाता है कि उसको पता लग जाता है कि हाँ मुझे जब भूख लगेगी, मछली आएगी सामने, मुझे इस हुक पर केवल पैर रखना है और सामने जाकर मैं मछली या फिर जो फूड है वो खा लूंगा, ठीक है।
तो ये एक क्रम है, सारी जो छोटे छोटे टर्म है ये सारे आप याद कर लीजिए, है ना। संयोगवश सफलता क्या है, सही अनुक्रिया का चयन, दृढ़ीकरण, और अवरोध क्या था, पिंजरा अवरोध है, चालक क्या है, भूख है, लक्ष्य क्या था, मछली। तो ये सारी चीजें भी आप याद कर लीजिए। जैसे हम कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं तो उस सिद्धांत के कुछ मेरिट्स होते हैं, यानी कि उसके कुछ लाभ होंगे, है ना। तो ऐसे ही सिद्धांतों के बहुत सारे लाभ होते हैं, और जैसे कोई भी सिद्धांत आता है तो मनोवैज्ञानिक उस पर टिप्पणियां करते हैं, है ना, उसमें कमियां निकालते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिद्धांत है मैं आपको पढ़ाने लग जाऊंगा तो आधे से एक घंटे का भी है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी जो स्लाइड आप सामने देख रहे हैं ना, चालक क्या था, लक्ष्य क्या था, अवरोध क्या था, अनियमित अनुक्रिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए, पूरा सिद्धांत आपने समझ लिया। इसके अलावा इस सिद्धांत में कुछ भी नहीं है। जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करेंगे तब हम इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे सबको सॉल्व करेंगे। आपको पता है आपका जुलाई में एग्जाम है, आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है केवल, और इन 2.5 से 3 महीने में आपको सारी चीजें कवर करनी है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी आपके लिए सीडीपी चल रही है यूपी टेट के लिए, इसको आप रीट के लिए भी देख सकते हैं, सुपर टेट के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी मैथ्स की क्लासेस भी चल रही हैं, है ना। इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट्स हम कवर करें वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में पढ़ा हमने, थॉर्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो समझा। इसके बाद जितने भी सिद्धांत हैं एक एक करके वीडियो में एक एक या फिर दो सिद्धांत में एक साथ कवर करता जाऊंगा। टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे केवल, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से वो उल्टी सीधी चीजें दिमाग में रहती हैं। 1 घंटे का लेक्चर का कोई मतलब नहीं होता है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और सारी चीजें कवर हो जाती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।